वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी एनिशिएंट इंडिया की और टॉपिक जो हमारा चल रहा है एनिशिएंट इंडिया में वो है संगम युग। संगम युग में आज हम बात करेंगे संगम साहित्यों की, जो इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी गई हैं संगम साहित्यों को लेकर के, या संगम साहित्य की जो महत्वपूर्ण बुक्स हैं उनकी आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो अगर हम देखें तो संगम साहित्य जो है मूल रूप से तमिल भाषा में लिखा गया है और ये जो तमिल भाषा में जितना भी काव्य लिखा गया है संगम साहित्य का वो मुख्यतः प्रेम संबंधी है। इस चीज़ को आप ध्यान रखना, मतलब ज़्यादातर जो बुक्स हैं उनका जो थीम है वो प्रेम के ऊपर आधारित है, ज़्यादातर का, सबका नहीं लेकिन मोस्टली का है ना। तो बेसिकली इन्हीं को आज हमें देखना है। तो देखो लिखा हुआ है संगम संग्रह में काव्यों के 8 संकलों में से 6 शामिल थे, ठीक है, जो एट्टुकाई और पुत्तू टुप्पटट्टू, ये नाम यार थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है भैया, देखने पड़ेंगे। इनके 10 पत्तू में से 9 शामिल थे। इन काव्यों की शैली तथा कुछ ऐतिहासिक संदर्भ यह लक्षित करते हैं कि ऐसी पूरी संभावना है कि साहित्य की रचना 3री शताब्दी ईसा पूर्व और 3री शताब्दी के बीच हुई है। 8वीं शताब्दी के मध्य लगभग उनके संकलनों को संग्रहित किया गया। यह आगे जाकर विशाल संकलन में संकलित किया गया जिसे एट्टू तोकई तथा फट्टू पप्पा टट्टू, मतलब यार नाम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मैं इनको हो सकता है गलत बोल जाऊँ तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना भैया, देख लेना यार, खुद से पढ़ने का प्रयास करना, ठीक है। नाम ऐसे ही है। संगम साहित्य को आगे 2 समूहों में विभाजित किया गया। कौन कौन से? वर्णनात्मक और उपदेशात्मक। वर्णनात्मक ग्रंथों को मेलक कन्ना कक्कू, है ना, और इसमें 18 बड़ी रचनाएं हैं जिनमें 8 संकलन तथा 10 काव्य शामिल हैं। इनका नाम क्या है? मेलक नन्ना कक्कू, और इन्हें वीर रस की कविताओं की रचना माना जाता है, ठीक है। उपदेशात्मक जो रचनाएं हैं उन्हें कहते हैं, ये नाम लिखा हुआ है देख सकते हो, किलाका नाकू। इनमें टोटल 18 छोटी रचनाएं शामिल हैं। बड़ी संख्या में तमिल उपदेशात्मक रचनाएं जैसे तिरुवल्लुवर, ये लिखा हुआ है, जैसे तिरुवल्लुवर की तिरुक्कुरल, ये इनकी बुक का नाम है। अच्छा, जो तिरुक्कुरल बुक है उसका थीम क्या है? ये है राजनीति शास्त्र, दर्शन, ठीक है, प्रेम पर कुछ प्रसिद्ध रचनाएं की गई हैं। अच्छा, ये जो तिरुक्कुरल है, ये जो बुक है, इसे तमिलनाडु का 5वां वेद कहा जाता है, ध्यान रखना, 5म वेद की मान्यता इसको प्राप्त है। तमिल महाकाव्य जैसे शिलप्पाधिकारम, ठीक है, आरंभिक तमिल साहित्य का उज्ज्वल रत्न माना जाता है जो कि कोवलन की प्रेम कथा से संबंधित है। मैंने ऊपर आपको बताया ना कि ज़्यादातर जो तमिल काव्य है उनकी थीम क्या है? प्रेम है। चलिए, संगम साहित्य मुख्य रूप से तमिल भाषा में लिखे गए। संगम युग की प्रमुख रचनाओं में तोलकप्पियम, ठीक है, एतुक्के, ठीक है, फत्तू पप्पातू, ठीक है, पादी ने किल कड़क्कू इत्यादि ग्रंथ तथा शिलप्पाधिकारम, मणिमेखली तथा जीवक चिंतामणि महाकाव्य शामिल है। नाम भैया कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत हद तक चांस है मैंने गलत बोल दूं तो भैया थोड़ा मैनेज करिएगा, ठीक है। तोलकप्पियम के लेखक तोलकप्पियर है। यह द्वितीय संगम का उपलब्ध एकमात्र प्राचीनतम ग्रंथ है। यह व्याकरण से संबंधित एक ग्रंथ है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तोलकप्पियम, इसके लेखक कौन है? तोलकप्पियर, और इसकी विषय वस्तु क्या है? तमिल व्याकरण है, ध्यान रखना, महत्वपूर्ण बात है ये, ठीक है। साथ ही यह उस समय की राजनीतिक तथा आर्थिक सामाजिक स्थितियों के बारे में भी जानकारी देता है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, आगे है पदी ने किल कड़क्कू, 18 कविताओं वाला आचार मूलक ग्रंथ है, ठीक है। यह तृतीय तमिल साहित्य से संबंधित है। इन 18 कविताओं में से सबसे महत्वपूर्ण कविता तमिल के महान कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर द्वारा लिखित तिरुक्कुरल है। इसे तमिल साहित्य का बाइबिल कहा जाता है, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे देखिए, शिलप्पाधिकारम इलांगो आदिगल द्वारा, मणिमेखले शीतले सत्यनार द्वारा लिखे गए महाकाव्य हैं, ठीक। शिलप्पाधिकारम किसने लिखा है? इलांगो आदिगल। मणिमेखले किसने लिखा है? शीतले सत्यनार। इन महाकाव्यों के द्वारा तत्कालीन संगम समाज तथा राजनीति के विषय में अच्छी जानकारी प्राप्त होती है।
आगे बढ़ते हैं। संगम काल के बारे में जानकारी देने वाले कुछ इंपॉर्टेंट सोर्स और देख लीजिए, जैसे मैगस्थनीज, स्ट्रैबो, प्लिनी, टालमी जैसे यूनानी लेखकों ने पश्चिम तथा दक्षिण भारत के बीच व्यापारिक संपर्कों के बारे में उल्लेख किया। अशोक के अभिलेखों में, ये महत्वपूर्ण बात है, चोल, पांड्य तथा चेर राज्य का उल्लेख मिलता है। संगम युग के दौरान दक्षिण भारत पर 3 राजवंशों जिनके नाम हैं चेरों, चोलों तथा पांड्यों का शासन था। इन राज्यों के बारे में जानकारी संगम काल के साहित्यिक संदर्भों से प्राप्त होती है। तो ये हुआ बेसिक जानकारी संगम युग के बारे में। और अब हम पढ़ेंगे ये जो शासन है ना, चेर हैं, चोल हैं और पांड्य हैं, अब हम इनके बारे में बात करेंगे। और इनको आप अगर बहुत अच्छे समझना चाहते हैं तो अभी एक मूवी आई थी PS1, ठीक है, पोन्नियन सेल्वन, ये चोलास के ऊपर ही है, ध्यान रखना। जो चोल राजा थे संगम युग के, उन्हीं के ऊपर है। इसके 2 पार्ट आए, काफ़ी अच्छे हैं, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, उसमें आपको जानकारी मिल जाएगी। अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे राजवंशों के बारे में, चेर, चोल और पांड्य के बारे में, ठीक है। फिर ये टॉपिक हमारा खत्म होगा, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।